नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार पर एक और नए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वो है भ्रष्टाचार अपटेक कंपनी है, दिल्ली चंडीगढ़ बेस्ड। इसने 25,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसी कंपनी के आउटलेट जो है बरिस्ता के भी हैं, जो आप बरिस्ता में कॉफी पीने जाते हैं। इसके अलावा ये ऑटो पार्ट्स बनाने का भी काम करती है। तो इसने 457 कंपनियों और बैंकों से लेकर के घोटाला किया है और इस 25,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। और इसमें बैंकों ने अथाह धन और इसमें मिल करके सारा पॉलिटिकल और दूसरी सारी कॉन्स्पिरेसी इसमें शामिल है। तो ये एक बड़ा घोटाला हुआ है। इसका खुलासा आज संजय निरुपम ने दिल्ली में किया। इसके पहले आप देखिए शिपयार्ड घोटाला हुआ था, वो भी तकरीबन इतने ही रुपए का था। तो उसमें भी इसी तरीके से उसने बैंक का कैसे वो किया था वो है। इसके पहले आप देख चुके हैं जो नीरव मोदी रहा हो या जो है किंगफिशर कंपनी के मालिक का विजय माल्या की कंपनी रही हो उसका रहा हो, या दूसरे और तमाम सारे घोटाले रहे। राफेल की इतनी बड़ी डील जो डिफेंस डील का घोटाला रहा हो, इन सारे आरोपों के मामले में। इसके बाद में जब नोटबंदी हुई थी तो किस तरीके से अमित शाह के बेटे जिस बैंकों को हेड करते थे, सहकारी बैंकों में, उनमें किस तरीके से अचानक एकदम से धन बदला गया था और क्या हुआ था। और फिर अचानक उनकी संपत्तियों में, उनकी आय में और दूसरी चीजों में सब में अचानक कई हजार गुना वृद्धि हो गई थी। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा तमाम सारी चीजें सामने हैं। यस बैंक का घोटाला आपके सामने, इसके अलावा पीएनबी घोटाला आपके सामने। तो तमाम सारे घोटाले इस सरकार में हुए हैं। इसी कड़ी में एक घोटाला यह भी जुड़ गया है। इसके पहले आपने अदानी पावर से लेकर के और तमाम सारे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा है किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसमें फेवर किया है। और वो फेवर इस तरह का नहीं था कि जो सामान्य फेवर हो, वो एक प्रकार से करप्शन वाला फेवर था। तो ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाली जो सरकार खुद को कहती थी, उस सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और वो सारे सामने आ रहे हैं। तो आप समझिए कि इन घोटालों से निपटने का काम जिस सरकार ने करना था, वो सरकार, जो सरकार आई ही घोटाले खत्म करने के नाम पर थी। और उनके पिछली सरकार के तो वो घोटाले साबित नहीं कर सकी और सिद्ध हुआ कि उनमें से कोई घोटाला नहीं हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में जो घोटाले हुए हैं वो सारे साबित होते दिखते हैं। हमने अभी देखा कि कल व्यापकम घोटाले का भी सामने आने लगा है। पहले एक बार व्यापकम घोटाला हो चुका है भर्ती में, वो अब उसके बाद में फिर अब मध्य प्रदेश में वो शुरू हो गया है। यूपी में हमने देखा है 15 परीक्षाएं हुई थी जो नियुक्तियों के लिए, नौकरियों के लिए, उनके पेपर लीक हुए थे और किस तरीके से वो एक घोटाले में तब्दील हुआ है। तो आप तमाम जगह देख सकते हैं, ये हरियाणा में भी हुआ है। तो ये सारी चीजें भाजपा शासित राज्यों में देखने को मिल रही हैं। तो ये अपने आप में चिंताजनक है। अब क्या कहते हैं निरुपम जो है कि किस तरीके, पिछले महीने आपने एक एबीजी शिपयार्ड की लूट की कहानी सुनी थी, जिसमें एबीजी शिपयार्ड के प्रमोटर्स ने बैंकों के लगभग 21,000 करोड़ रुपए लूट लिए और उसके खिलाफ एक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, एक कायदे के तहत कार्रवाई होती रही। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तब प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी, वरना प्रमोटर्स को छोड़ दिया गया था। बिल्कुल उसी तरीके का एक केस आपके सामने लेके आया हूं, नया केस जो लोगों की आंखों से ओझल है और जिसमें प्रमोटर्स ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिल्कुल उसी तरह का घोटाला है, वो है एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों से लगभग 25,000 करोड़ का कर्ज लिया और पूरा कर्ज डुबा दिया और आखिर में डिफॉल्टर घोषित करके बाद में इंसॉल्वेंसी केस में वो शामिल हो जाते हैं। आप पूछेंगे एमटेक ग्रुप क्या है? ये ऑटो पार्ट बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान की कितनी बड़ी कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह नॉर्थ की कंपनी है, जिसका एक बड़ा अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस भी रहा है। इस कंपनी का एक बड़ा फेमस ब्रांड है इसी ग्रुप का, जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं, वो है बरिस्ता कॉफी। बरिस्ता के आउटलेट पे आप लोग कभी कॉफी पिए होंगे, तो ये उसी ब्रांड की कंपनी है। तो बरिस्ता के छोटे से कॉफी के प्याले में
कैसे 25,000 करोड़ का घोटाला खुला मिला है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें एनसीएलटी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और जो लेंडर्स हैं यानी बैंक, जो कर्ज देने वाली कंपनियां हैं, वो सब लोग इस घोटाले में कैसे शामिल हैं, इसका खुलासा करने के लिए आपके सामने मैं आज आया हूं खास मुंबई। पिछले साल दिसंबर तक यानी 2017 से लेकर पिछले साल दिसंबर तक हिंदुस्तान में 4,946 केसेस, इंसॉल्वेंसीज के केसेस एडमिट किए थे बोर्ड ने। यानी पूरे हिंदुस्तान में 4,946 कंपनियां ऐसी थी जो बैंकक्रप्ट हो गई पिछले 5 सालों में, 2017 से लेकर के 2021 के दिसंबर महीने तक उन कंपनियों के केसेस एडमिट किए गए। इसमें कितने पैसे बैंक के इन्वॉल्व है यह कुछ नहीं बताया आईबीबीआई ने। लेकिन आगे जाकर के आईबीबीआई एक और इंफॉर्मेशन शेयर करता है और वो बताता है कि अब तक यानी पिछले साल दिसंबर महीने तक 457 केसेस इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। यानी 457 बैंकक्रप्ट कंपनियों की जो बैंकक्रप्सी है और जो उनका रिजोल्यूशन प्लान था उसको फाइनली एक किनारे पर लगाया गया है। अब आप आगे जानकर चौंक जाएंगे, इन 457 कंपनियों में हिंदुस्तान के बैंकों के 8.3 लाख करोड़ फंसे हुए थे। 8,30,000 करोड़ कर्ज लिया था सिर्फ 457 कंपनियों ने। अब आप जानना चाहेंगे कि इनका जब रिजोल्यूशन हुआ तो कितने पैसे बैंकों के बचे। आईबीबीआई बताता है कि 8.3 लाख करोड़ के बैंक कर्जे में से सिर्फ 2,60,000 करोड़ रुपए अपने पास आए। 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए। यह आईबीबीआई की रिपोर्ट है। 457 कंपनियों का यह हाल है, जबकि 4,946 कंपनियां इस समय रिजोल्यूशन के लिए आईबीबीआई में एडमिटेड है। इसी बीच आरबीआई एक रिपोर्ट देती है और आरबीआई एक डर्टी डजन की लिस्ट रिलीज करती है। डर्टी डजन 12 कंपनियों की कहानी बताती है। और ये जो 12 कंपनियां हैं इसमें कुछ का नाम आप जानते हो, इसमें एबीजी शिपयार्ड भी है, जेपी इंफ्राटेक, आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, एसआर स्टील, एबीजी शिपयार्ड, उसी में एमटेक है, एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, लैंको, मॉनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड। इन डर्टी डजन कंपनियों के बारे में आरबीआई ने कहा कि इसमें टोटल 3.45 लाख करोड़ यानी 3,45,000 करोड़ बैंकों का कर्जा फंसा हुआ था। और जब इनको रिजॉल्व किया गया, जिसमें एमटेक भी है, तब सरकार के पास यानी बैंकों के पास यानी लेंडर के पास यानी क्रेडिटर्स के पास कुल 75,000 करोड़ आए। मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ बैंकों के डूब गए। ये आरबीआई ने इसी बीच का एक और फिगर दिया है। तो 2016 से देश में सरेआम लूट मची है। लिक्विडेशन में की गई किसी भी कंपनी के प्रोमोटर्स के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई है। रुचि सोया का, रुचि सोया वाली कंपनी के, आपने सोया तेल जो बनाने वाली कंपनी की कहानी आपको मालूम होगी, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज था। 12,000 करोड़ का जिस पे कर्ज था उसको बाबा रामदेव ने 4,500 करोड़ में ले लिया। एक लीगल रूट के जरिए सरकार कह सकती है। अब जब 4,500 करोड़ में उसको लिया गया, तब डील यह हुई कि बाबा आपको सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अपफ्रंट देना है, बाकी 3,500 करोड़ बैंक आपको लोन देंगे। कौन से बैंक? जिनका पैसा डूबा। जिन बैंकों का पैसा डूब गया उन्हीं बैंकों ने बाबा को रुचि सोया डूबी हुई कंपनी खरीदने के लिए 3,500 करोड़ रुपए लोन दिए। ये एक साइड, एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, रुचि सोया वॉज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कहानी यह होती है, उसके पीछे लीगल जो वो है, उसका बेस है सेबी का रूल के हिसाब से कि मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग शुड बी विद द पब्लिक। यानी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास रहे, वो कंपनी बिके जाए कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही बाबा ने कंपनी ली, उस कंपनी के सारे शेयर प्राइस को फ्रीज कर दिया, जीरो वैल्यू कर दिया और सबको बोला कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है कंपनी में। सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स बाहर निकल गए। अब 2-3 दिन पहले खबर आती है कि बाबा ने कहा है कि अब वो रुचि सोया का एक पब्लिक इशू लेके आना चाहते हैं 4,300 करोड़ का, 4,500 करोड़ का। जैसे ही पब्लिक इशू लेके आएंगे, उसका बाबा का स्टेटमेंट आता है कि मैं रुचि सोया को कर्ज मुक्त करने जा रहा हूं। ये 4,500 करोड़ में से 3,500 करोड़ बैंकों का दे दिया जाएगा, बाबा का भी 1,000 करोड़ आ जाएगा उनके पास, और रुचि सोया बाबा के पास मुफ्त में आ जाएगा। इस तरीके से खेल हो रहा है। एक सैंपल के साथ आपके सामने रख